मछली मुर्गी पालन के, उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान। रसता है भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगी, भुइयां के गोठ। भुइयां के गोठ देखिया जम्मो संगवारी मनला हमर जय जोहार। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ राज्य हर कृषि प्रधान राज्य है और एमा हर प्रकार के फसल लिए जा सकत है, जेमा दलहन, तिलहन, साग भाजी और फल फलहरी जम्मो है। पर आज हमन बात करत हन भटा, मिर्ची और टमाटर के खेती के बारे में। बतौर ए बारे में जानकारी लेहे बर हमन अपन स्टूडियो में आज आमंत्रित करे हन डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी जी ला। आप हर वरिष्ठ वैज्ञानिक हवा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे स्टूडियो में। जय जोहार। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमार आज के विषय है भटा, मिर्चा व पताल के खेती के बारे में, तो सबसे पहले हम ला ये बताओ कि किसान भाई हर अगर मान लो ये फसल ला लगाना चाहते हैं तो ओकर बर किस प्रकार के जलवायु की आवश्यकता होते और कौन से मिट्टी में इला लगाया जा सकत है? क्या मिट्टी अलग अलग प्रकार के होते कि सभी मिट्टी में इला लगाया जा सकत है और उत्पादन ले जा सकत है? जी देखिए, जो जलवायु की बात है तो छत्तीसगढ़ में प्रायः 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक तो जो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग हो गया, दूसरा बस्तर का जो पठार हो गया, तीसरा सरगुजा की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर। तो प्रायः जो तीनों फसल है, जैसे आपने बताया टमाटर, मिर्ची और भाटा, ये तीनों ही फसल हमारे छत्तीसगढ़ में ली जाती है और बहुत अच्छा उत्पादन आता है। और प्रायः जो बरसात का समय है इसमें हमारे किसान भाई जो नई नई किस्में आ गई हैं उनको लेकर के बहुत ही अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। रही मिट्टी की बात, तो मिट्टी में प्रायः सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन जो डोरसा मिट्टी होती है, कनारी, जिसमें थोड़ा सा कन्हार में थोड़ा सा रेती मिली होती है, या जिसमें दोमट मिट्टी जिसको कहते हैं हम, जिसकी की जो ऑर्गेनिक पदार्थ है जिसमें उच्च होता है, उसमें ये खेती बहुत अच्छी से की जा सकती है। क्योंकि ये जो फसल है ये काफ़ी अवशोषण करती है इसका न्यूट्रिएंट्स का। तो इसके कारण क्या होता है कि इसके उत्पादन के लिए जो मिट्टी जिसमें कि ऑर्गेनिक पदार्थ कम पाए जाते हैं, इसमें जनरली इसमें थोड़ा सा कम इसका उत्पादन आता है। इसलिए हम देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा उत्पादन हो वैसे ही मिट्टी हम चुनाव करते हैं। जी, मतलब दोमट मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से खेती करे जा सकते हैं। तो त्रिवेदी जी, जैसे आप बताया कि दोमट मिट्टी में हम एकर खेती कर सकतन, तो कौन कौन से किस्म ला लगाना फायदेमंद रही थे किसान भाई बन बर? जी किस्मों की बात रही तो किस्मों का चुनाव बहुत ध्यान से करना है किसान भाइयों को, क्योंकि किस्में जो हम चुनाव करते हैं किस सीजन में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखता है उत्पादन के लिए। सबसे पहले अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में जो इसके पर परागण, जिसको कि हम देसी वैरायटी या ओपी वैरायटी कहते हैं, इनकी अगर हम चुनाव करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी किस्में हैं जो हम चुनाव करके इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले पंटी3 करके किस्में हैं जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देती है। दूसरा अर्का विकास करके किस्में हैं, उसका भी उत्पादन बहुत अच्छा आता है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगर हाइब्रिड की बात की जाए छत्तीसगढ़ में अगर टमाटर की, तो अर्का रक्षक करके किस्म है। इस किस्म की खासियत ये है कि 3 बीमारियों से ये अपने आप को बचाती है और उत्पादन के साथ भाइयों को बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद रही अगर बैगन की बात की जाए तो बैगन में हमारे यहाँ बहुत सारे बैगन हैं। अभी हमारे किसान भाई, एक किसान ने अभी किस्मों को बहुत अच्छा से निकाला, निरंजन भाटा जिसके नाम से फेमस है, वो बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रहा है। किसान भाई इसको काफ़ी बड़े एरिया में लगा रहे हैं। दूसरा अगर बात की जाए तो मुक्ता केसी की, अगर हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार से इसकी सब्जी बनती है, कुछ भरते के हिसाब से बनती है, तो जो मुक्ता केसी किस्म है वो भरते के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर साग खाने की बात की जाती है तो इसमें मंजरी गोटा करके किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है ये भी। दूसरी बात अगर मिर्च की बात की जाए तो मिर्च की जो पर परागण किस्म है उसकी अगर बात करें, पूसा सदाबहार की किस्म आती है, उसमें काफ़ी उत्पादन अच्छा आता है। इसमें जो हाइब्रिड है वो 1701 करके एक हाइब्रिड आता है, प्राइवेट कंपनी का है, लेकिन इसका उत्पादन बहुत अच्छा आता है। किसान भाई इसको बहुत बड़े स्तर पे ले रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप किस्म अलग अलग किस्म के बात करें हैं, मतलब भटा बर भी, मिर्चा बर भी और टमाटर बर भी, तो ये हाइब्रिड किस्म ला लगाए मा
और देसी किस्म के जैसे एक साल फसल हो गया वो किसान भाई मन वो बीजाला धर लेते हैं कि अगले बार फिर ओला थरहा देबो ओला लगाबो, तो वो दोनों में कतका अंतर आते, उपज में उत्पादन में कैसे मतलब उमा परिवर्तन दिखाई देते दोनों के फसल में? जी देखिए, जो हमारी देसी किस्म होती है उसका प्राय जैसे टमाटर की बात की जाए तो वो 400 कुंटल के आसपास उसकी उत्पादन आता है। वहीं अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो हाइब्रिड में करीब करीब 1500 से 1700 कुंटल आता है। इसी को ही अगर हम पॉली हाउस, जिसको कि हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं अंग्रेजी में, संरक्षित खेती कहते हैं जिसको हम, अगर इसमें हम इसको लगाते हैं टमाटर को, इसमें एक किस्म है शक्तिमान करके किस्म है जो हमारे यहाँ हमारे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में लगाई जाती है। इसका उत्पादन हमारे यहाँ करीब 2200 से 2500 कुंटल तक हमारे यहाँ आता है। तो ये डिपेंड करता है आप ये कि किस जगह पर आप लगा रहे हैं इसको और कैसे लगा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी कि आप बताओ कि कैसे हाइब्रिड किस्म लगाए में का फायदा है और देसी किस्म में लगाए में का अंतर आते हैं। अब हमन बात करते हैं एकर तैयारी के बारे में। अगर किसान भाई मन सोचत हैं कि हम भटा के खेती करबो या टमाटर के करबो या मिर्चा के करबो, तो ओकर तैयारी हमन कौन किस्म के करें और कैसे थरहा ला लगाएं, का ओकर विधि है, वैज्ञानिक विधि तेला हमार किसान भाई मन ला बताओ। सबसे पहले तो किसान भाई, जैसे हमने बताया कि अगर मिट्टी किस प्रकार की है उसको चुनाव कर ले। अगर डोसा मिट्टी है या दोमट मिट्टी है तो किसान भाई इसको बरसात में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कन्हारी मिट्टी है या मटासी मिट्टी है तो इसको हम कोशिश करें कि इसको रबी की फसल में ले। अच्छा। दूसरा बात यह है कि सबसे पहले जुताई के लिए हमको एमबी प्लाउ से पहले जुताई करके इसको कल्टीवेटर से लगा करके इसको खेत की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद रोटावेटर चला करके जो मिट्टी है उसको बारीक कर लेते हैं। उसके बाद अगर बरसात में लगा रहे हैं तो इसको मेड़ विधि जो होती है, जिसको टेबल क्यारी कहते हैं हम, उसमें लगा सकते हैं इसको। और हम इसमें जो नाली की व्यवस्था करते हैं ताकि हमारा जो बरसात का पानी है वो निकल करके बाहर खेत के चला जाए, वहाँ पानी जमा नहीं हो। अच्छा। अगर पानी इसमें 24 घंटे से ज़्यादा जमा होगा तो इसमें ये देखा गया है कि इसकी जड़ सड़ने लग जाती है, और जो हमारा अगर फलन के समय इसका या फूल लगने के समय इसका अगर पानी जमा होता है तो फूल और फल गिरने की संभावना रहती है। छोटे छोटे जो फल बनते हैं या जो फूल निकलते रहते हैं वो गिर जाते हैं। अच्छा। तो अगर पानी जमा होता है तो अगर रबी के इसमें लगा रहे हैं तो इसको हम समतल जो खेत है उसमें हम लगा सकते हैं इसको नाली का। लेकिन जो हमारा जो निकालने का व्यवस्था है, नाली की पानी व्यवस्था है निकालने की, उसको हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमारा, जैसे मैंने बताया, पानी नहीं रुकना चाहिए। अब रही बात इसको कितनी दूरी पे लगाना है, उसका बीज दर क्या होगा। तो अगर टमाटर ले रहे हैं, टमाटर का जो बीज दर है, अगर पर परागण वाली किस्में ले रहे हैं या ओपी किस्में जिसको बोलते हैं हम, अगर वो ले रहे हैं तो करीब 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है, 2.5 एकड़ के हिसाब से। और इसी में अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो 120 ग्राम करीब हाइब्रिड का हमारा बीज लग जाता है। अगर मिर्च की बात करें तो मिर्च में 1 किलो करीब पर परागण वाली किस्मों की बीज दर है। और यही अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो 150 ग्राम के आसपास इसमें हमारा बीज 1 हेक्टेयर, जिसको 2.5 एकड़ कह सकते हैं, उसमें लग जाता है। अगर बैगन की बात करें तो 350 से 400 ग्राम करीब इसमें बीज लगता है 1 हेक्टेयर के लिए, पर परागण वाली किस्म के लिए। वही अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो 100 से 120 ग्राम करीब इसका हमारा बीज लग जाता है 1 हेक्टेयर के लिए। अब रही बात इसकी नर्सरी तैयार करने की, तो नर्सरी के लिए किसान भाइयों कोशिश कीजिएगा नर्सरी ऐसी जगह तैयार कीजिएगा जो पेड़ की छाँव ना आती हो, वो थोड़ी ज़मीन जो हमारी ऊपर की ओर हो, जो खेत की सबसे ज़मीन ऊपर में हो, वहाँ पानी रुकता ना हो, वो हम चुनाव करना चाहिए। हमारा जो क्यारी की जो साइज़ होती है वो करीब 1 मीटर चौड़ी होती है और लंबाई हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसको रख सकते हैं। किसान भाइयों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी कभी नर्सरी में भी कीड़े बीमारी आ जाते हैं तो उस पर भी हम इसको ध्यान रख करके इसको करें। ये करीब 25 से 30 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है और मुख्य खेत में लगाने लायक हो जाती है। अच्छा। लगाने के लिए जो डिस्टेंस बोलते हैं जी, पौधे से पौधे की, अगर वही मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि पौधे से पौधे की दूरी कतका होना चाहिए और कतका दूरी में रखे में पौधा अच्छे बने प्रकार से ओकर तना हर फैले और ओमा फल अच्छा आवे। जी, तो देखिए जो पर परागण वाली किस्में हैं उसके लिए अगर टमाटर की बात की जाए तो 60 और 45 रखते हैं अगर हम रबी में लगाते हैं। लेकिन यही किस्म अगर हाइब्रिड लगा रहे हैं हम तो हम इसको 60-90 रखते हैं। 60 फीट और 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी और एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर। मिर्च की बात की जाती है तो इसमें रखते हैं हम 60-75 रखते हैं अगर देसी किस्में हमारी, या ओपी किस्में जिसको बोलते हैं, या पर परागण किस्में हैं। यही अगर हाइब्रिड होती है तो करीब 90 करीब हो जाती है हमारी कतार से कतार की दूरी और 60 हो जाती है हमारी
पौधे से पौधे की दूरी। जी अगर भाटा की बात करें तो हम 45 सेंटीमीटर कतार से कतार रखते हैं, पौधे से पौधे रखते हैं, और 60 सेंटीमीटर कतार से कतार रखते हैं पर परागण वाली किस्मों के लिए। यही अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो 90 सेंटीमीटर कतार के कतार की दूरी रख हम इसको उत्पादन लेते हैं। ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जिससे आप बताओ कि कैसे प्रकार के मिट्टी में इला करे जाए और कैसे प्रकार के इला थरहा देहे जाए और कतका दूरी में इला लगाया जा सके। ये तो बात हुई इसकी पौधा हर लग गए है। अब एक बाद भाई एमा खातू पानी भी डाले बर पड़ी। बने असन अगर खातू पानी हर हुई तब पौधा हर बने असन पनप की, तो कौन से खाद पानी देहे जाए तेला बतावा हमार किसान भाई मन ला। जी देखिए, खाद इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर खाद नहीं होगा तो इसका उत्पादन प्रभावित होगा। तो अगर टमाटर की बात की जाए तो सबसे पहले मैं खाद डालने से पहले किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि अगर अपने मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण करा लें किसान भाई, तो उनको ये मालूम चल जाएगा कि उनके मिट्टी में कितना नाइट्रोजन, कितना स्फूर और कितना पोटाश उसमें मौजूद है। तो इसके हिसाब से ही अब उसको हम रिकमेंड करते हैं या उसको आश्वासन देते हैं या उसको हम बताते हैं कि कितना कितना खाद उसको लगेगा। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर किसान भाइयों ने अपना मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया है या स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनवाया है, उस स्थिति में हम इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में इसका रिसर्च किया गया है कि अगर हम कितना कितना दे सकते हैं, तो हम एक जनरल रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जनरल बता रहे हैं कि कितना कितना हमको डालना चाहिए। टमाटर अगर देसी किस्म है, जिसको परपरागण वाली किस्म है, तो इसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन लग जाता है, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। अच्छा। लेकिन यही अगर हाइब्रिड लगा रहा है किसान, क्योंकि किसान हाइब्रिड जो होता है एक तो लंबे समय जाता है और इसका जो उत्पादन रहता है ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए इसकी खाद भी आवश्यकता ज़्यादा होती है। अच्छा। इसलिए इसका 150 किलोग्राम करीब नाइट्रोजन लग जाता है, 120 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है अगर ये हाइब्रिड लगा रहा है किसान भाई। इसी तरह से अगर मिर्ची किसान भाई लगा रहा है तो मिर्ची में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन लग जाता है, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है अगर वो पर परागण लगा रहा है। लेकिन यही अगर वो हाइब्रिड लगा रहा है किसान भाई तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन लग जाता है, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। भाटे की किस्म में अगर किसान भाई भाटा लगा रहा है और अगर देसी किस्म लगा रहा है तो 100 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटाश और 80 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। यही अगर किसान भाई हाइब्रिड अगर किसान भाई लगा रहा है तो उसके लिए 200 किलोग्राम के आसपास नाइट्रोजन लग जाता है, 150 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो भाटा होता है ये काफ़ी जो हमारा पोषक तत्व होता है इसको काफ़ी ज़्यादा लेता है, एब्जॉर्ब करता है। हाँ, एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, इसको ज़्यादा ताकत लगती है क्योंकि इसके फल भी ज़्यादा आते हैं और उत्पादन भी थोड़ा सा इसका ज़्यादा आता है, तो ये इसकी जो अवशोषण करने की शक्ति है वो ज़्यादा होती है। इसलिए इसकी जो खाद की रिक्वायरमेंट है या जो आवश्यकता है ज़्यादा होती है। किसान भाई ये जो खाद मैंने बताया इसको हमको 3 भागों में बांटना है। सबसे पहले जो आधा एक भाग होता है उसको हम अंतिम जुताई जब करते हैं खेत में उस वक्त हम इसको डाल दें। कोशिश करें जितनी भी गोबर खाद आपको मिल सके। वैसे हम 250 कुंटल की हमारी आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर के लिए, 2.5 एकड़ के लिए, लेकिन हमको जितनी भी उत्पादन हमको गोबर खाद मिल जाए, क्योंकि गोबर खाद जो रहती है मिट्टी की जो हमारी उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाता है। दूसरा ये है कि इसमें जो खाद रहती है ये खाद को धीरे धीरे, जो हमारी रासायनिक खाद रहती है इसको ये धीरे धीरे पौधों को उपलब्ध कराता है, तो लंबे समय तक ये उपलब्धता कराता है, जिसके कारण हमारा उत्पादन अच्छा होता है। तो कोशिश करें जितना भी हमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद हमारे को मिल जाए उतना हम खेत में डालें, क्योंकि हमारी जो मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको भी ये सुधारने में बहुत मदद करता है। तो हम पहला भाग जो है अंतिम जुताई के समय जब हम पूरी गोबर खाद डाल देंगे और एक भाग जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का डालेंगे। कोशिश करें कि फास्फोरस पूरा डाल दें, पोटाश को 3 भागों में बांटें और नाइट्रोजन को 3 भागों में बांटें। उसके बाद जो दूसरा भाग है जब हम पहली निंदाई गुड़ाई करते हैं उस वक्त हम इसको करीब 30 से 35 दिन बाद निंदाई गुड़ाई करते हैं, पहली निंदाई गुड़ाई। उस वक्त हम इसको पौधों के जड़ों के पास इसको डाल सकते हैं। जो तीसरी होती है वो करीब इस दूसरी खाद के 25 दिन बाद हम इसको डाल सकते हैं, 25 से 30 दिन के बाद इसको हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से 3 भागों में डालेंगे तो इससे क्या होगा कि लंबे समय तक पौधों में हमारी खाद की पोषक तत्व के मिलते रहेंगे। जी।
तो डॉक्टर साहब जैसे कि आप बताए कि खातू ला 3 भाग में बांट देवन हो, पहली जुताई, दूसरी जुताई और तीसर जुताई में ओला अलग अलग प्रकार से डाले बर पड़ते। तो ए खातू ला डाले में और सिंचाई में दोनों में मतलब ओकर बाद तुरंते सिंचाई करे जाही कि सिंचाई के भी ओकर विधि रही थे कि भाई अतका दिन में ए पहली मतलब बने असन सिंचाई कर देवा, फिर अतका दिन रुका, फिर दूसर सिंचाई करा, ओला कैसे करन, पानी ला कैसे डाले बर पड़ते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये जैसे सिंचाई की बात की जाए, क्योंकि ये सभी का थरा लगता है और इसको खेत में हम लगाते हैं, लगाने के साथ हमको हल्की सिंचाई करनी चाहिए, बहुत ही भारी सिंचाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद 4 से 5 दिन रुक करने के बाद फिर हम इसको सिंचाई कर सकते हैं। जिस किसान भाई के पास ड्रिप का साधन है तो वो उसको डेली उसका कितना रिक्वायरमेंट है, शुरू में इसकी जो पानी की आवश्यकता होती है पौधे की वो कम होती है, तो वो 2 LPS जो होता है उससे कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होती है या बढ़वार होती है तो पानी की आवश्यकता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगर ड्रिप किसान भाई ने लगाया है तो जो अपनी खाद मैंने बताया है उसको डेली बेसिस पे उसको निकाल सकता है कि शुरू में कितनी आवश्यकता होगी और उसको फल और फूल के समय पोटाश की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से वो निकाल करके खेत में दे सकता है। उसमें क्या होगा कि घुलनशील जो तत्व जो हमारे पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस उपलब्ध है 19-19-19 से 18-18-18 है, 0-52-34 है, जो भी हमारे उपलब्ध है उसको अब किसान भाई कर करके अब खेत में दे सकता है। रही बात कि अगर किसान भाई इसको रबी की फसल में लगाता है तो हमारा कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जिस वक्त हमको पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस वक्त अगर हम पानी नहीं देते हैं तो हमारा जो उत्पादन होता है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है जी। तो सबसे पहला जो हमारा क्रांतिक अवस्था होती है वो फूल आने के समय होती है। अगर फूल आने के समय किसान भाई पानी की अगर नहीं उपलब्धता नहीं हो पाती है या नहीं दे पाता है तो उस वक्त किसान भाइयों के जो उत्पादन है वो कम हो सकता है। दूसरा, फल आने के समय और पहली तोड़ाई के बाद, ये 3 अवस्थाएं होती हैं जब हमको पानी आवश्यकता होती है, हमको देना ही होता है, नहीं तो हमारा उत्पादन बहुत कम हो जाता है जी। कई बार किसान भाई ये पूछता है कि मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि हमको खेत में पानी देना है। बिल्कुल, ये हमारे पास कई बार प्रश्न आता है। सिंपल सा एक आप मिट्टी को उठा लीजिए, मिट्टी को गोला बना के देखिए, अगर मिट्टी में गोला बन जा रहा है तो समझ लीजिए आपकी पानी है। अगर पानी गोला बनने में थोड़ा तकलीफ हो रही है तो मतलब 1-2 दिन में आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप मिट्टी उठा रहे हैं और गोला नहीं बन रहा है मतलब आपको आज ही पानी देना है, कल तक पानी देना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी की आपकी जो फसल है वो पानी मांग रही है, पानी की उसकी आवश्यकता है, इसलिए हमें तुरंत उसको पानी देना चाहिए। तो किसान भाई इस तरीके से भी कोशिश करके पता कर सकता है कि उसके खेत में पानी की आवश्यकता कब है कि नहीं है। उमा जी, डॉक्टर साहब ये तो पानी डाले के बात हो गई। अभी आप बताते रहे कि मिट्टी परीक्षण किसान भाई मन ला करवा लेना चाहिए तो हमें पता चलते हो कतका मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हावे, कौन से पोषक तत्व के उमा कमी हावे। तो हमला बताओ कि मिट्टी परीक्षण ला कहाँ ले करवाया जाए, अगर कोनो किसान भाई मन करवाना चाहते हैं तो का आपके विश्वविद्यालय में हो जाते कि ओकर बर कोनो अलग से सेंटर हावे जहाँ उमन करवा सकते हैं या कोनो ला बलवा के भी करवा सकते हैं, कैसे होते होला? जी देखिए, किसान भाई आपके यहाँ जो ग्राम सेवक आते हैं उन्हें सब जानकारी होती है, वो अगर आप बोलेंगे उनको तो वो आपकी मिट्टी ले जा करके रायपुर में या हर जगह इसका मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सरकार ने हर जगह खोल दिया है। वहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर उन्होंने खोला हुआ है मिट्टी परीक्षण केंद्र है हमारे यहाँ। जैसे रायपुर में अगर देखेंगे तो हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसके बाजू में ही इसका बहुत बड़ा प्रयोगशाला है जहाँ पर इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसी तरह से हर जिले में सरकार ने मिट्टी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला खोली हुई है। किसान भाई अपने ग्राम सेवक से संपर्क कर उसको बता सकते हैं और उस मिट्टी जो है वहाँ सैंपल अपना दे सकते हैं। वो ग्राम सेवक ले जा करके उनका स्वास्थ्य कार्ड बना करके उनको बता सकता है कि कितना कितना उस पर मिट्टी में क्या क्या पोषक तत्व उपलब्ध हैं और किसकी कमी है। जी त्रिवेदी जी, जैसे आप बताए कि ये मिट्टी परीक्षण नेमन जाके करवा सकते हैं किसान भाई मन, तो अगर मान लो कोनो कमी है तो वो कमी ला अलग से ऊपर से डाल के ओला पूर्ति करे जा सकते हैं और ओकर बाद ओकर अनुसार मिट्टी ला तैयार करे जा सकते हैं। ओकर बाद अगर ओमा फसल लेहे जाही तो उत्पादन बहुत अच्छा होगी। ये तो उत्पादन के बात हमन करें। अब कई बार का होते फसल बहुत अच्छा हो गए है, सब चीज बहुत अच्छा है, फल घलो बने असन पौधा में लगत है, लेकिन खरपतवार बहुत अकन उग जाते। तो अब खरपतवार उगते तो पौधा ला ओहर अपन पूरा ओकर पोषक तत्व हर ओही ला खींच ली ओहर खरपतवार हर, तो ओकर नियंत्रण ला कैसे करे जाए, का ओमा विधि अपनाए जाए, तहु ला हमर किसान भाई मन ला बता देवा। जी देखिए, खरपतवार अगर आप बात करें बरसात के समय सबसे ज़्यादा आता है और रबी की फसल में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन आता उसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखा गया है, प्रयोग द्वारा हमने देखा है कि अगर हम खरपतवार नहीं निकालते हैं
अगर खेत से खरपतवार नहीं निकालते हैं और फसल के साथ उसको लगे रहने देते हैं तो ये देखा गया है कि विभिन्न फसलों में अलग अलग इसका रिजल्ट आया। लेकिन आप एक जनरल अगर बात मान ली जाए तो करीब करीब 80 से 85% हमारा उत्पादन घट सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो हमें खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खरपतवार नहीं करेंगे तो हमारे फसल कुछ नहीं मिलेगा, हमारी लागत भी नहीं निकल पाएगी। इसके लिए सबसे पहले जब हम खेत तैयार करते हैं और हम अब जब इसको जो हमारा थरा तैयार है उसको खेत में मुख्य खेत में लगाने जाते हैं तो हल्की सी सिंचाई कर दीजिए खेत में, हल्का सा नमी रहना चाहिए। उसके बाद एक दवाई आती है जिसका नाम है पेंडामिथिलिन करके है, 1 पेंडामिथिलिन करके दवाई आती है, आपको बाजार में मिल जाएगी। 1.25 AI प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे कर लीजिए मिट्टी में। मिट्टी में अगर नमी नहीं होगी तो ये दवाई काम नहीं करेगी। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हल्की सिंचाई करने के बाद इसका स्प्रे करें और 4 से 5 दिन के बाद अपना थरा आप इसमें खेत में लगाएंगे तो जितने भी खरपतवार जो निकलने वाले होंगे करीब करीब आपको 15 से 20 दिन आपको इससे फुर्सत मिल जाएगी। उसके बाद जो खरपतवार निकलेंगे उसको जैसे मैंने बताया कि पहली निदाई गुड़ाई हम 30 से 35 दिन में करते ही हैं, उसको हाथ से ही करना पड़ेगा हमें। इसमें हम खरपतवार को निकालते हैं, उसके बाद हमारी धीरे धीरे फसल बढ़ना शुरू हो जाती है और करीब जब हम 60 दिन के बाद इसकी दोबारा निदाई गुड़ाई करते हैं, 45 से 50 दिन के बाद निदाई गुड़ाई करते हैं तो हम दोबारा फसल निकालते हैं। उसके बाद हमारी फसल इतनी बड़ी हो जाती है कि इन खरपतवार से उनको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो एक दवाई और कम से कम 2 बार हमको निदाई गुड़ाई अगर खेत में करेंगे तो हमारी जो फसल की जो खरपतवार समस्या आती है वो नहीं आएगी। जी, मतलब त्रिवेदी जी ये बात होगी कि अगर मान लो पौधा हर पनप गे है बने असन ओकर बाद अगर ओमा खरपतवार हुई तो ओकर कोनो नुकसान नहीं होगा। ओकर नुकसान तब ज्यादा होते जब अगर मान लो हम जेन खेती करत हन जैसे भटा के पौधा ला हमन लगाए हन या मिर्चा के पौधा ला हमन लगाए हन या टमाटर के पौधा ला हमन लगाए हन, ओहर नान हवे और ओमा बड़े बड़े खरपतवार हो गए तो ओकर पोषक तत्व ला ओहर खरपतवार हर खींच लिए। मतलब बने असन अगर पौधा हो गए है किसान भाई मन तब ओमा खरपतवार के कोनो खास नुकसान नहीं हुआ है। मगर जब शुरू में जब पौधा हर छोटे रही थे तब जैसे हमर त्रिवेदी जी हर बताई से कि कैसे उमा दवाई ला डाले जाए पहली और ओकर बाद उमा थरहा लगाए जाए तो फिर पौधा हर बने असन हो जाते। तो त्रिवेदी जी अब ये बतावा कि कई बार का होते कि एमा जो पत्ती हरे पाना हरे मतलब पौधा के तेनर सिकुड़ जाते, कई बार मुड़ जाते, तो कौन से बीमारी हरे हर और कौन कौन से अउ बीमारी एमा होते मतलब भटा मा मिर्चा मा और पताल मा, तो और ओकर नियंत्रण ला कैसे करे जाए, कौन कौन से कीट के प्रकोप भी होते हमार भटा मिर्चा टमाटर के पौधा मा, तो ओकर नियंत्रण ला कैसे करे जाए। देखिए जो जितने भी ये तीनों फसल है इसमें जो प्रायः बीमारी आती है जैसे आपने बताया ये चूड़ा मुड़ा रोग बोलते हैं इसको, ये वायरस के द्वारा होती है। एक मक्खी होती है सफ़ेद मक्खी, इसको फैलाने का काम करती है। तो ये चूड़ा मुड़ा जो रोग रहता है ये वायरस के द्वारा होता है। तो ऐसा पौधा अगर जहाँ भी मिले आपको तो इसको उखाड़ करके आपको इसको गड्ढे में गाड़ देना है या इसको जला देना है। क्योंकि एक अगर अगर एक इन्फेक्टेड पौधा अगर खेत में रह जाएगा, जो बीमारी वाला पौधा अगर खेत में रह जाएगा तो ये सभी पौधे को बीमार कर सकता है, संक्रमित कर देगा। इसीलिए हमको इस पौधे को निकाल करके, कभी भी किसान बोलता है कि यार इसमें 4 फसल निकलेगा, लेकिन वो 4 जो फल निकलेगा उसके कारण बाकी फसल नुकसान हो जाता है। उसको लगता है कि मैं क्यों निकालूं, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा हृदय कड़ा करके उस जो पौधा है उसको निकाल के हमें गड़ा देना चाहिए। दूसरा अगर बीमारी की बात की जाए, एक उकटा रोग लगता है इसमें, चाहे टमाटर हो चाहे मिर्च हो या भटा हो। उकटा रोग 2 प्रकार का होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और एक फंगस के द्वारा होता है। जो फंगस के द्वारा होता है वो धीरे धीरे पौधा उसमें मरता है, ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाता है, पत्तियाँ सूखती है, तना सूखता है और धीरे धीरे मरने जाता है। और जो बैक्टीरिया के द्वारा जो उकटा रोग होता है वो जैसे आज आप देखेंगे शाम के समय फसल बहुत अच्छा है, दूसरे दिन सुबह देखेंगे तो फसल पूरी सूख गई आपकी। तो ये जो उकटा रोग है कई पैते इसमें होते हैं। ये जो उकटा रोग है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें क्या करता है कि जो पानी वाली नली रहती है इसको ये चोक कर देता है, मतलब इसमें से पानी जाने की रुक जाती है, पानी ऊपर बढ़ नहीं पाता है और पौधा वहीं पर मुरझा करके सूख जाता है। तो इसके लिए आप चाहें तो इस पौधे को उखाड़ करके फेंक दीजिए और वो जो वहाँ की जो मिट्टी है उसको हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है या उसको हमें उपचारित करना पड़ेगा। कोशिश करें टमाटर मिर्च और भाटा अगर ऐसा कहीं भी आपको दिखे तो कम से कम 2 साल तक उस खेत में इन तीनों फसल को आप न लगाएं। जहाँ उकटा रोग आपको मिले, ये जो बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा होता है और इसको 3 साल तक, कम से कम 2 से 3 साल इसको आपको खेत में नहीं लगाना है। उसकी जगह
आप लगाया तो दूसरा भटा, फसल दूसरा लगा कोई भी सकते लगा हैं। लीजिए आप। जी। इसमें चाहे आप भिंडी लगा लीजिए, इसमें लौकी लगा लीजिए, तोरई लगा लीजिए, बरबट्टी लगा लीजिए, कोई दूसरी फसल लगा लीजिए, ये मत लगाइए। अच्छा। उसके बाद कीड़े की जैसे बात की जाए तो इसमें एक फूड बोरर होकर के आता है, फल छेदक कीड़ा जो होता है। अगर आप देखे होंगे भाटा काटते होंगे, टमाटर काटते अंदर होंगे, मामा छेदा रही थे और छेदा कीड़ा रहता रही थे है। ओकर तो अंदर ये जो कीड़ा होता है ये शूट एंड फ्रूट बोरर जिसको बोलते हैं, ये जो बोरर होता है ये जब फूल बनने वाला होता है इसी वक्त ये जो मक्खी रहती है वो अंडा दे देती है और जो फल रहता है उसमें ये छेद करके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये, जब हम दवाई डालते हैं तो जो कि जो कीड़ा रहता है वो फल के अंदर रहता है, तो हम कितनी भी दवाई डालें तो फल नहीं के ऊपर ही मरियो रहेगा, हर, वो मरता हाँ, नहीं। तो नहीं हमें मरा इसको शुरू में ही नियंत्रण करना होगा। तो कोशिश करें नियंत्रण करने के लिए किसान भाई जो अपना लाइट हाउस या जो अपना पंप हाउस है, पंप हाउस के पास एक गड्ढा बना लीजिए। गड्ढे में आप उसमें पानी भर दीजिए, पानी में थोड़ा सा जो भी आपका मोबिल जला वाला मिले है उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी दवाई डाल दीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध दवाई है उसको 50 ml आप उस गड्ढे में डाल दीजिए। गड्ढे के साइज आप चाहें तो 5 फीट बाय 2 फीट का रख सकते हैं गड्ढा। इस गड्ढे में गहराई ज़्यादा रखें नहीं, 1 से 1.5 फीट रख लीजिए और शाम के समय 6 बजे से 9 बजे तक उसमें बल्ब लगा करके जला दीजिए। तो जितने कीड़े हैं आपके उसमें आएंगे और नीचे गिरेंगे, वो आपके वो कीड़े बल्ब में आकर्षित हुई कीड़ा और मन और वो मर गिर के जाएंगे। मर जाए। डॉक्टर साहब अतका बढ़िया आप जानकारी दे, हमारे पास समय कम है और पूरा जतका समय रही से तेमा आपन बहुत बढ़िया जानकारी हमर किसान भाई मन ला दे है। तो डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी जी आपला बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई मन जात जात हम बता देथन हमर पता है भुइयां के गोट, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमर पिन कोड है 492007। और अब हमला देवो विदा। जय जोहार।